तो इस क्लास में हम बात करेंगे बेटा शेड्यूलिंग के दूसरे एल्गोरिथम की, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको सीपीयू मिलेगा। ठीक है, और बट ऑब्वियसली नॉन प्रिमिटिव वे में मिलेगा। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि नॉन प्रिमिटिव वे में मिलेगा। नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर सीपीयू एक को मिल गया तो जब तक उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर लेता है दूसरे को सीपीयू नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। अब इस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में हम देखेंगे कि उससे क्या डिफरेंट है। ठीक है, और सारे एल्गोरिथम्स के अपने फायदे और अपने घाटे हैं। ठीक है, कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ अपने ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, जैसे अपने पिछले उसमें देखा था कि FCFS की अगर हम बात करें तो वहां प्रॉब्लम आ रही थी, जिसको हमने बोला था कॉन्वॉय। ठीक है, या स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, अगर हम शॉर्टेज जॉब्स फॉर शेड्यूलिंग की अगर बात करें तो इसमें होता क्या है, जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है अकॉर्डिंग टू द बर्स्ट टाइम। जो प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी वो कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू देयर बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अगर आप देखो जो हमारा FCFS था, FCFS में आप अराइवल टाइम की बात करते थे। जो भी अराइवल टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग सीपीयू मिलेगा। लेकिन जब हम शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बर्स्ट टाइम की। तो मेन क्राइटेरिया जो यहां होगा, या जो मेजर क्राइटेरिया है SJF की, वो मेजर क्राइटेरिया क्या है आपका, बर्स्ट टाइम। ठीक है, या आपका एग्जीक्यूशन टाइम। In SJF scheduling, the process with the lowest burst time among the list of available process in the ready queue is going to be scheduled next. इसका मतलब सिंपल सी बात है, रेडी से रनिंग में भेजना है तो रेडी क्यू में या रेडी पूल में जिस भी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उसको नेक्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी सीपीयू की, उसको नेक्स्ट सीपीयू मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम का सबसे मेजर जो प्रॉब्लम ये है कि बर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट करना आसान तो है नहीं। किसी भी एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो बर्स्ट टाइम प्रिडिक्ट करना तो आसान नहीं है। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम का सबसे मेजर ड्रॉबैक ये है कि भाई बर्स्ट टाइम कैसे प्रिडिक्ट किया जाए, ये डिफिकल्ट है। ठीक है, so however it is very difficult to predict the burst time needed for a process, and this algorithm is very difficult to implement in the system। तो implementation इसका टफ है, समझने की कोशिश करते हैं हम इसको। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज, तो हमने देख लिया कि सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू उसको मिलेगा नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट किसका होगा, जिसका कहना चाहिए बर्स्ट टाइम सबसे लो होगा। ठीक है, तो जब भी सीपीयू अवेलेबल होगा तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर दिया जाएगा। तो इसी को हम बोल रहे हैं व्हेन द सीपीयू इज अवेलेबल इट इज असाइंड टू द प्रोसेस दैट हैज द स्मॉलेस्ट नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट। इफ द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट ऑफ टू प्रोसेस आर द सेम, अगर दो प्रोसेस का अगर नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट सेम है, ठीक है, अगर मान लो एक प्रोसेस को चार यूनिट टाइम लगता है, दूसरे को भी 4 यूनिट टाइम लगता है, फिर क्या करोगे, तो फिर आप क्या करो, सिंपल FCFS का यूज करो। फिर आप क्या देखोगे, अराइवल टाइम। फिर आप अराइवल पे जाओ, फिर आप अराइवल पे देखो कि वो अराइव कब हुए हैं। मतलब अगर बर्स्ट टाइम सेम हुआ तो आप फिर क्या देखोगे, अराइवल टाइम। अराइवल टाइम भी सेम हो गया। अराइवल टाइम हम किसमें देखते थे, FCFS में। तो सीधी सी बात है, जब बर्स्ट टाइम सेम होगा तो हम FCFS का मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। हम देखेंगे कि उनका अराइवल कब हुआ था। ठीक है, अराइवल में जो पहले होगा उसको मौका मिल जाएगा। मान लो अराइवल भी सेम हो गया तो हम सीक्वेंस नंबर देखेंगे, सीक्वेंस में कौन सा प्रोसेस है, जो सीक्वेंस में पहले आ रहा होगा हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, फिर अगर बात करें इजी टू इंप्लीमेंट इन बैच सिस्टम वेयर रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम इज नोन इन एडवांस। ये कहां इजी होता है, बैच सिस्टम्स में इजी होता है जहां हमें पता होता है कि कितना इसको कहना चाहिए यूनिट ऑफ टाइम चाहिए सीपीयू के लिए या एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट इन इटरेटिव सिस्टम वेयर रिक्वायर्ड सीपीयू टाइम इज नॉट नोन। अब इटरेटिव सिस्टम जो होते हैं उसमें सीपीयू टाइम जहां हमें पता नहीं होता है, वहां जो है इसको इंप्लीमेंट करना बड़ा ही मुश्किल है। अब बेटा देखो, इन जनरल अगर अपन SJF की बात करें तो SJF जो है वो नॉन प्रिमिटिव है। ठीक है, लेकिन इसका प्रिमिटिव वर्जन भी है, SJF विथ प्रिम्पशन। अभी जो हम बात करेंगे वो नॉन प्रिमिटिव बात करेंगे। नॉन प्रिमिटिव मतलब इस क्लास में हम बात करेंगे नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव का मतलब ये हुआ कि हमने एक प्रोसेस को अगर दे दिया टाइम तो उसको एग्जीक्यूट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम नॉन प्रिमिटिव बात करेंगे। लेकिन
जब हम एसजीएफ की प्रिमिटिव वर्जन की बात करेंगे उसको हम बोलते हैं एसआरटीएफ, उसी को हम बोलते हैं एसआरटीएफ। ठीक है, तो अभी हम एसआरटीएफ की बात तो हम बाद में करेंगे, ठीक है। और एसआरटीएफ मैंने आपको बताया था कि हम एसआरटीएफ में क्या करेंगे, एसआरटीएफ में हम फिर देखेंगे इसके प्रिम्पशन को, ठीक है। और जो एसआरटीएफ है, एस से आपको क्लियर हो रहा होगा, दैट इज शॉर्टेस्ट, ठीक है। और ये क्या है आपका, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। जिसका भी टाइम कम होगा, जिसका भी टाइम कम बचा होगा, उसको हम पहले मौका दे देंगे। और ये प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव में फिर क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। पहले एक प्रोसेस आया, उसको कुछ टाइम दिया गया, उतना टाइम जैसे ही खत्म हुआ दूसरे प्रोसेस को टाइम मिल जाएगा। लेकिन ये क्या है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम का ही प्रिमिटिव वर्जन है। अभी जो हम इस क्लास में बात करेंगे वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम का नॉन प्रिमिटिव की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं बेटे, ठीक है। तो देखिए बच्चे, एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया हुआ है जहां आपको पता है कि आपके पास अराइवल टाइम गिवन होता है, मींस आपके पास एटी गिवन होता है, बर्स्ट टाइम गिवन होता है, दैट इज बीटी। आपको कैलकुलेट करना होता है सीटी, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना होता है टर्न अराउंड टाइम, आपको कैलकुलेट करना होता है डब्ल्यूटी, वेटिंग टाइम, ठीक है। और एक मैंने आपको बताया था रिस्पॉन्स टाइम। तो जनरली जो मैंने आपको बताया था कि नॉन प्रिमिटिव में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, नॉन प्रिमिटिव वे यूज कर रहे हो, तो रिस्पॉन्स टाइम का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्स टाइम निकालोगे तो वेटिंग टाइम के ही इक्विवेलेंट आएगा, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे रिस्पॉन्स टाइम निकालते हैं, जो कि वेटिंग टाइम जैसा होगा अगर नॉन प्रिमिटिव है। हाँ, प्रिमिटिव में रिस्पॉन्स टाइम निकालने की जरूरत है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास प्रोसेस है, P1, P2, P3 और P4, ठीक है, चार हमारे पास प्रोसेस है। अब बच्चे हमारे पास अराइवल टाइम देखिए, अराइवल टाइम क्या हो गया, 1 2 1 4, दीज आर द अराइवल टाइम्स। बर्स्ट टाइम देखिए तो कितना टाइम लग रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, कितना टाइम लगेगा उस प्रोसेस को, 3 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 2 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमें क्लियर है। अब बात करते हैं बच्चे इसके क्राइटेरिया की। तो अगर आप क्राइटेरिया की बात करो तो जो आपका एसजेएफ है, एसजेएफ का मेन क्राइटेरिया क्या है? तो अगर मेन क्राइटेरिया हम देखें तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं बर्स्ट टाइम के बेस पे शेड्यूलिंग, जबकि एफसीएफएस में अराइवल टाइम की बेस पे होता था, ठीक है। मोड हम कौन सा लेके चल रहे हैं बेटा? मोड जो है वो हमारा नॉन प्रिमिटिव है, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव। तो मोड हमारा नॉन प्रिमिटिव हो गया, चलिए ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बच्चे। अब इसमें से सबसे पहले अगर आप देखो तो क्यू में कौन कौन सा आएगा और किसको मेमोरी मिलेगी। सबसे पहले गैंट चार्ट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो गैंट चार्ट में आप देखो, अगर मैं इसका चार्ट बनाऊंगा तो ये ऐसा लेके चलते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो जीरो यूनिट की बात करते हैं, जीरो टाइम पे क्या हो रहा है। तो जीरो टाइम पे तो देखो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बट ऑब्वियस है यहाँ सीपीयू आइडल पड़ा हुआ है, ठीक है, तो सीपीयू को मैंने आइडल मान लिया। वन टाइम पे हो रहा है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करते हैं। जब हम बात करेंगे अराइवल टाइम की, तो अराइवल टाइम हम कौन सी बात कर रहे हैं, जीरो के बाद वन की। तो वन पे देखो दो प्रोसेस है, अगर वन देखो तो अराइवल टाइम वन ए है, अराइवल टाइम वन ए है, ठीक है, ये दो है वन पे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, हाँ चलो पहले इनको क्या करो, रेडी क्यू में ले आओ, ले आते हैं रेडी क्यू में। तो आप देखना रेडी क्यू में आ गया P1 और P2, ये दोनों रेडी क्यू में है, क्योंकि दोनों का अराइवल टाइम वन पे है। तो वन पे रेडी क्यू में हमारे पास P1 और P3, सॉरी, P1 और P3, तो ये P1 और P3। लेकिन बेटा मैंने क्या बोला, इसका मेन क्राइटेरिया क्या है, बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे कि P1 और P3 में से किसका बर्स्ट टाइम कम है, किसका बर्स्ट टाइम कम है, उसको हम मौका दे। तो बर्स्ट टाइम किसका कम है, P3 का। तो बट ऑब्वियस है यहां जो सीपीयू मिलेगा वो P3 को मिलेगा, क्योंकि ये अराइवल पे नहीं है बेटा। क्योंकि अगर एफसीएफएस होता तो क्या होता समझो, एफसीएफएस होता तो इन दोनों का टाइम सेम है। फिर हम क्या देखते, प्रोसेस। अगर हम प्रोसेस देखते तो हम P1 को ले लेते, क्योंकि ये सबसे पहले प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है, सीक्वेंस नंबर में पहला है। तो बट ऑब्वियस हम सीक्वेंस नंबर से ले लेते। लेकिन हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में क्या करते हैं, हम देखते हैं बर्स्ट टाइम को। तो बर्स्ट टाइम अगर मैं P1 और P3 दोनों एक ही टाइम पे आए हैं, अलग अलग टाइम पे आते हैं, मैं उसको उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब यहाँ दोनों कैसे हैं, एक ही टाइम पे आए हैं।
जब दोनों एक ही टाइम पे आए हैं तो उनको मेमोरी मिलेगी, लेकिन अब किसको मिलेगी, तो अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम, तो इन दोनों में बर्स्ट टाइम किसका कम है, P3 का, तो P3 को मेमोरी मिल गया, मिला बेटा, चलो P3 को मेमोरी मिल गया। अब कितना चाहिए इसको टाइम एग्जीक्यूशन के लिए, तो 2 यूनिट चाहिए, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3। चलिए अच्छी बात है। अब देखो मेरे पास 3 टाइम तक हो चुका है, 3 टाइम तक, ठीक है, और P3 एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब 3 टाइम तक देखो ये प्रोसेस अराइवल टाइम 2 भी आ चुका, मतलब ये कहीं 2 आ चुका होगा यहाँ। तो अब P1 के साथ ये तो चला गया, P3 तो एग्जीक्यूट हो गया, P1 के साथ रेडी क्यू में P2 भी आ गया, क्योंकि उसका भी अराइवल हो चुका है, ठीक है। अब P2 भी आ चुका, अब P2 भी आ चुका, मैं क्यों बोल रहा हूं रेडी क्यू में आ चुका, कि मैं P1 को एग्जीक्यूट अभी नहीं कर सकता, मुझे देखना पड़ेगा कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो अब मैं बात करूंगा इस P1 की और इस P2 की, ठीक है। अब ये P1 और P2 प्रोसेस में फिर मैं बर्स्ट टाइम को कंपेयर करूंगा, तो P1 का बर्स्ट टाइम कम हो गया। अब अगर P1 का बर्स्ट टाइम कम है तो P1 को मौका मिलेगा बच्चे, और P1 को मौका मिलेगा तो उसका एग्जीक्यूशन होगा। अब P1 का एग्जीक्यूशन हो पाएगा, समझो मेरी बात को। अब जब P1 का एग्जीक्यूशन हो पाएगा तो कितने देर के लिए होना है P1 का एग्जीक्यूशन, 3 यूनिट ऑफ टाइम, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा बच्चे, 6। ये मुझे क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा P1 भी एग्जीक्यूट हो गया, वेटिंग क्यू में केवल P2 पड़ा हुआ है, लेकिन आप 6 यूनिट तक बढ़ चुके हो, 6 यूनिट तक P4 भी आ चुका है, देखो अराइवल टाइम 4 है ना, तो ये कहीं यहां आया होगा, आ चुका है, वेट ही कर रहा है, तो ये भी रेडी क्यू में पड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं, यहां पास मैं लिख देता हूं P4, ठीक है। अब इन दोनों में से देखना पड़ेगा बर्स्ट टाइम किसका कम है, तो P2 की बात करते हैं बच्चे, ये P2 है और ये P4 है। अब दोनों का बर्स्ट टाइम 4 4 है, समझो मेरी बात को, दोनों का बर्स्ट टाइम 4 4 है, ठीक है। तो अगर हम दोनों का बर्स्ट टाइम 4 4 है तो हम क्या करेंगे बेटा, अब देखेंगे कि इनमें से अराइवल किसका कम है, समझने की कोशिश करते हैं फिर से। रुक जाओ, मैं यहां से इसको डिलीट करके फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या हुआ बच्चे, अब मेरे को P2 और P4 देखना है, तो P2 ए है, बर्स्ट टाइम है 4, और P4 ए है, बर्स्ट टाइम है 4। अब बेटा दोनों का बर्स्ट टाइम सेम है, तो मैंने क्या बोला, जब बर्स्ट टाइम सेम हो जाए तो फिर एफसीएफएस मैकेनिज्म फॉलो करता है। एफसीएफएस क्या देखता है, अराइवल टाइम, चलो अराइवल टाइम का क्या हुआ, 2 और 4। अब P2 का अराइवल क्योंकि 4 से पहले है, इस P4 से, P2 का अराइवल P4 से पहले है, इसलिए P2 को मौका मिलेगा। लेकिन अगर ये दोनों बराबर होते, अगर ये दोनों बराबर होते, मान लो ये भी 2 होता, तो भी P2 को ही मौका मिलता, क्यों, क्योंकि फिर सीक्वेंस नंबर चेक करते, तो P2 सीक्वेंस में P4 से पहले है, तो भी P2 को मौका मिलता। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि P2 का जो अराइवल है वो अराइवल P4 से पहले है, इसलिए पहले P2 को मौका मिलेगा, मिल गया। जैसे ही P2 को मौका मिला, बोले मेरे को तो 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, अच्छी बात है, ये 10 तक चला, ये 10 तक आपका चला। अब जब ये 10 तक चला, समझने की कोशिश करिए, तो अब क्या बच गया, केवल आपका, अगर आप देखें क्यू में, तो क्यू में आपके पास केवल P4 बचा है, तो P4 चलेगा, और इसको भी 10 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, तो 4 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, तो ये 14 तक जाएगा। और बट ऑब्वियस है, नॉन प्रिमिटिव है, तो एक बार मेमोरी मिल गई तो बिना एग्जीक्यूट हुए नहीं मानेगा, ठीक है, बिना एग्जीक्यूट हुए दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। तो बट ऑब्वियस है, अब यहां देखिए बच्चे, जो कंप्लीशन टाइम होगा P1 का, P1 के राइट में देखेंगे, P1 यहाँ है, P1 के राइट में देखो तो ये 6 आ गया, ठीक है, तो यहाँ कंप्लीशन टाइम 6 हो गया। फिर P2 के राइट में देखो, P2 का राइट ये है, 10 आएगा, कंप्लीशन टाइम 10 आ गया, ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें P3 का, तो P3 का देखो राइट साइड में, तो 3 आ गया, तो यहाँ 3 हो गया। फिर P4 का देखो तो राइट साइड में 14 लिखा हुआ है, ये आपका कंप्लीशन टाइम आ गया। अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की, टर्न अराउंड टाइम की बात करते हैं। टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको निकालना सिखाया था, टर्न अराउंड टाइम का मतलब सिंपल सा फंडा, CT-80, CT-80, CT बोले तो कंप्लीशन टाइम, 80 मीन्स अराइवल टाइम, तो 6 - 1 दैट इज 5, 10 - 2 8, 3 - 1 2, 14 - 4 10। वेटिंग टाइम की बात करें तो वेटिंग टाइम निकालना मैंने बताया आपको,
टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम है आपका 5, 5 - 3 दैट इज 2, 8 - 4 4, 2 - 2 0, देन 10 - 4 दैट इज 6। ठीक है, तो ये आपका आ गया बर्स्ट टाइम। अगर आप इसका रिस्पॉन्स टाइम निकालोगे तो रिस्पॉन्स टाइम का मैंने फॉर्मूला बताया था, ये वेटिंग टाइम के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ था कि रिस्पॉन्स टाइम नॉन प्रिम्पशन में निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप निकाल के चेक करोगे तो रिस्पॉन्स टाइम भी इसका आप देखोगे कि बिल्कुल सेम आएगा वेटिंग टाइम के। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है? द टाइम विच एट द प्रोसेस गेट द सीपीयू फर्स्ट, पहली बार सीपीयू कब मिला, माइनस अराइवल टाइम। माइनस किससे करते हैं? अराइवल टाइम के। तो अगर P1 की बात करें तो लेफ्ट साइड में देखेंगे, कंप्लीशन के लिए राइट देखते हैं और रिस्पॉन्स टाइम के लिए हम लेफ्ट देखेंगे कि कब उसको सीपीयू मिला। तो P1 को सीपीयू मिला 3 पे, माइनस किससे करना है? अराइवल पे। तो 3 - 1 2, देखो बराबर आ गया वेटिंग टाइम के ही। फिर हम बात करें अगर P2, तो P2 को फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला? 6 पे। ठीक है, अराइवल क्या है इसका? 6 - 2, 2 है अराइवल तो 4। ठीक है, फिर P3 की बात करेंगे तो इसको फर्स्ट पे मिला सीपीयू और फर्स्ट पे आया है तो 1 - 1 0। फिर अगर हम बात करेंगे P4 की, तो P4 को सीपीयू मिला है 10 पे, अराइवल टाइम है 4, तो 10 - 4 कितना हो जाएगा? 6। देखो सेम आ गया, तो इसमें रिस्पॉन्स टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं बेटा, इसमें इसमें काम करने का तरीका ऐसा है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल भी आपको बड़े इजिली समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखो, अच्छा इसमें दूसरी चीज भी आप निकाल सकते हो ना, अगर आप इसमें चाहो तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालो, तो निकल जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम 5 + 8 13, 13 + 2 15 + 10 25, और 25 डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस। एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल रहा हूं मैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इन टोटल कर दो इनको, डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ प्रोसेस हो, 1 2 3 4, तो 25 डिवाइड बाई 4 दैट इज 6.25। और इसका करोगे तो 4 + 2 6 6 12। तो एवरेज वेटिंग टाइम अगर आप निकालोगे तो 12, और डिवाइड बाई प्रोसेस आईडी, डिवाइड बाई नंबर ऑफ प्रोसेसेस तो 4। तो एवरेज वेटिंग टाइम जो हो गया वो 3 है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम, तो आगे हम बात करेंगे फिर से दूसरे एग्जाम्पल की। तो देखो बेटा, यहां आपके पास अराइवल टाइम है, देखो 0.0, 2.0, 4.0, 5.0। ठीक है, स्टार्ट आपका कहां से होगा? बट ऑब्वियसली जीरो से स्टार्ट होगा। जीरो पे कोई प्रोसेस आई है? जब प्रोसेस दोनों एक ही टाइम पे आए होंगे तो हम फर्स्ट टाइम चेक करेंगे, ध्यान रखना। लेकिन अगर प्रोसेस ही जीरो पे कोई नहीं आया है, अकेला ही प्रोसेस है, तो उसको सीपीयू मिल जाएगा, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। लेकिन दो प्रोसेस एक ही टाइम पे आए हैं तो किसको एग्जीक्यूट करूं? तो सबसे पहले बर्स्ट टाइम, अगर बर्स्ट टाइम सेम तो अराइवल टाइम, अराइवल टाइम सेम तो सीक्वेंस आईडी। ठीक है, जिसका जो सीक्वेंस में पहले आया हुआ हो। चलो बात समझते हैं। तो बच्चे इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो 0.0 पे कोई आया हुआ है ही नहीं, कोई भी नहीं आया हुआ है। बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल है। तो जीरो पे तो केवल P1 है, और P1 का बर्स्ट टाइम कितना लगा? 7, तो ये 7 तक चला गया। ठीक है ना, क्योंकि कोई आया ही नहीं है तो पता ही नहीं चल रहा, हम 7 दे देंगे। लेकिन जीरो पे कोई आया होता तो बर्स्ट टाइम कंपेयर होता, लेकिन यहाँ कोई कंपेरिजन हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात करें, हम P3 की बात करते हैं। सॉरी, अब मैं देखो, सॉरी सॉरी, अब मैं क्या करूंगा, अब यहां पास चेंज हो जाएगा, सारा हिसाब किताब चेंज हो जाएगा। जीरो टाइम पे कोई प्रोसेस नहीं था, इसलिए मैंने P1 को लिया। 0 से 7 तक अगर हम बात करें, अब 0 से क्यों 7? क्योंकि बर्स्ट टाइम 7 है, तो इसको एग्जीक्यूट होने में 7 यूनिट टाइम लगा, यहां 7 तक पूरा का पूरा काम हो गया। अब इस बीच में P2 भी यहां कहीं आ गया होगा, देखो 2 पे, P2 का अराइवल टाइम 2 है तो 2 पे आ चुका होगा। P3 भी आ चुका होगा जिसका अराइवल टाइम 4 है, और P4 भी आ चुका है जिसका अराइवल टाइम 5 है। अब ये सारे के सारे आ गए, P2 P3 P4। अब बात आएगी कि अब आपके पास जो रेडी क्यू है, उस रेडी क्यू में आपके पास P2 भी पड़ा हुआ है, पहले तो केवल P1 ही था। P1 एग्जीक्यूट हुआ, अब P2 भी पड़ा है, P3 भी पड़ा है, और P4। जब सीपीयू यहां फ्री हुआ तो उसको वेट करने की जरूरत नहीं है, यहां रेडी क्यू में तीन तीन लोग पड़े हुए हैं। तो शेड्यूलर किसको सिलेक्ट करेगा? P2 को, P3 को, P4 को, किसको? तो मैंने आपको बताया, सबसे पहला सिलेक्शन शॉर्टेज ऑफ वर्क्स में बॉस टाइम के बेस पे होता है बेटा।
तो बर्स्ट टाइम आप समझिए, इनमें से P2 की बात करें, ले लो बेटा P2, ठीक है। उसके बाद बात करें P3, उसके बाद बात करें P4। इन तीनों में से बर्स्ट टाइम सबसे कम अगर आप देखोगे तो P3 का है, तो सबसे पहले P3 को मौका मिलेगा, अच्छी बात है। तो P3 को मौका मिला, इसको चाहिए 1 यूनिट, 7 to 8 तक हो गया, ठीक है। बट ऑब्वियसली अब कोई नया प्रोसेस तो है नहीं, P3 एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन P2 और P4 दोनों रेडी क्यू में है, तो शेड्यूलर किसको सेलेक्ट करेगा? अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है तो शेड्यूलर को फिर बोलेगा कि अब मैं क्या करूंगा, P2 P4 में से बर्स्ट टाइम देखूंगा। तो P2 का बर्स्ट टाइम है 4 और P4 का बर्स्ट टाइम है 4। बात आ गई, अब दोनों के बर्स्ट टाइम सेम है। अब समझने की कोशिश करते हैं, मेरे पास रेडी क्यू में कौन कौन से हैं? P2 है और केवल P4 है। तो मैं देखूंगा कि P2 और P4 में बर्स्ट टाइम किसका कम है। तो बेटा देखो P2 4, P4 4। अब मैंने बताया जब बर्स्ट टाइम सेम हो तो एफसीएफएस मैकेनिज्म फॉलो करने लगता है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट। एफ एसजेएफ जो है वो एफसीएफएस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो ये देखेगा अराइवल किसका कम है, तो देखेगा P2 का अराइवल जो है ना वो कम है। P2 का अराइवल कम है क्योंकि इसका अराइवल 5 पे हुआ है, इसका अराइवल 2 पे हुआ है। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं P2 को एग्जीक्यूट करूंगा और इसको कंप्लीशन के लिए जो बर्स्ट टाइम चाहिए वो 4 यूनिट चाहिए। तो P2 8 to 12 हो गया, देखो 4 यूनिट, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, फिर तो P2 जैसे ही हुआ P4 ही अकेला बचा, तो P4 को मिल जाएगा और P4 को भी 4 यूनिट चाहिए। तो 12 + 4 16 हो गया। अब कंप्लीशन टाइम के लिए हम राइट साइड में देखते चलेंगे, P1 का राइट 7, P2 का राइट 12 और P3 का राइट 8, P4 का राइट 16। हो गया, काम खत्म। टर्न अराउंड टाइम की हम बात करेंगे। टर्न अराउंड टाइम का मतलब मैंने आपको अभी बताया, टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना आता है, CT माइनस AT। ACT है, AT है। 7 - 0 7, 12 - 2 10, 8 - 4 4, 16 - 5 11। फिर वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम का मैंने आपको बताया टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो 7 - 7 0, 10 - 4 6, 4 - 1 3, 11 - 4 7। रिस्पॉन्स टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नॉन प्रेम्पटिव है, सेम आएगा वेटिंग टाइम जैसा। अब आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है, तो ये जो वैल्यू आई टोटल 32 आएगा, इनको पूरा पूरा आप जोड़ दो, ऐड कर दो तो 32 आएगा। 32 डिवाइड बाई 4 दैट इज 8। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8 आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज वेटिंग टाइम जो आएगा वो कितना आएगा? 6 + 3 + 7, मतलब 6 + 3 9, 9 + 7 16, 16 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4 प्रोसेस है तो 4 से आपने डिवाइड कर दिया तो 4 आउटपुट आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चे, ये है अराइवल टाइम 1 3 6 7 9, ये है बर्स्ट टाइम, ठीक है। अब इसमें 0 से 1 के बीच में तो कुछ है नहीं, तो बट ऑब्वियस है CPU यहाँ आइडल बैठा हुआ है, ठीक है। अब 1 पे देखते हैं, 1 पे कोई और है नहीं है, तो 1 पे P1 ही है केवल, तो P1 को मौका मिला। 1 + 7 कितना हो जाएगा? 8। 1 + 7 कितना हो गया? देखो 8 हो गया, ठीक है। अब इस बीच में जब 8 हुआ, पहले तो केवल P1 था, अब जब 8 हुआ तो देखो कौन कौन आ चुके हैं रेडी क्यू में। तो अराइवल टाइम देखो, P1 तो कंप्लीट हो चुका, हटा दो इसको। P2 आ चुका है 3 पे, तो 3 पे कहीं यहां आया होगा, ठीक है। फिर P3 भी आ चुका है 6 पे, कहीं यहां आया होगा। तो लिख देता हूं मैं P3, और बच्चे P4 भी आ चुका है, ये कहीं यहां होगा। 9 नहीं आया क्योंकि 8 तक ही है ना, 8 यूनिट तक ये, 9 अभी आया नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखो P4 भी आ चुका है, तो 3 लोग क्यू में हैं। तो बात यह आएगी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट किसको सेलेक्ट करेगा, ठीक है। इन तीनों में से किसको सेलेक्ट करेगा कि किसको CPU दिया जाए। तो बट ऑब्वियस है बर्स्ट टाइम चेक होगा बच्चे, किसका किसका बर्स्ट टाइम चेक होगा? बर्स्ट टाइम आप चेक करोगे, यहां अपन करते हैं चेक, जस्ट अ मिनट। तो जब हम बर्स्ट टाइम चेक करेंगे बेटा, तो बात को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां देखो, आपका सबसे पहले P2 का बर्स्ट टाइम है 3, P3 का बर्स्ट टाइम है 2 और P4 का है 10, ठीक है। तो मौका किसको मिलेगा? P3 को। P3 आया, उसको 2 यूनिट चाहिए,
तो 8 + 2 कितना हो गया 10, 8 + 2 हो गया 10। तो यहां तक आ गया आपका, ये आपका 10 तक आ गया। अब जैसे ही 10 आया तो मेरे पास एक प्रोसेस और बचा था, तो 9th यूनिट पे आया था, 9th टाइम पे आया हुआ था, या 9th सेकंड पे आया था, या 9 PM 9 AM पे आया था, क्योंकि टाइम का तो कोई यहाँ मैटर है नहीं, सेकंड हो सकता है, यूनिट यूनिट कुछ भी हो सकता है, तो हमें टाइम का कोई भी यूनिट ले सकते हैं। तो 9th सेकंड पे, या कहना चाहिए 9 PM पे, 9 AM पे आया हुआ था, तो इनसे बाद में आया हुआ था। तो 9th भी अगर आपका आ गया और आपका P3 एग्जीक्यूट हो चुका है, हटा दो, लेकिन वेटिंग में एक नया मेंबर आ गया या नया प्रोसेस आ गया, दैट इज P5। ठीक है, अब बात आएगी कि अब किसको मौका मिले, किसको सीपीयू मिले नेक्स्ट। तो P2 है, P4 है और P5 है, इन दोनों को अपन कंपेयर करेंगे। तो P2 है 3, P3 एग्जीक्यूट हो चुका है, खत्म कर दो इसको, कंप्लीट हो चुका है, और P4 है 10 और P5 है 8। तो बट ऑब्वियस है P2 को मौका मिलेगा, क्योंकि इसको 3 यूनिट चाहिए। तो P2 को मौका मिला, 3 यूनिट मिला, 10 + 3 हो गया 13। ठीक है, अब जब P2 को मौका मिल गया एक कंप्लीट, नेक्स्ट सिस्टम में केवल आपके पास P4 और P5 बचे हैं। तो P4 का है 10 और P5 का है 8। तो बर्स्ट टाइम इन दोनों में से कम किसका है, इस 8 का कम है, मतलब P5 का। तो P5 को मिलेगा, इसको 8 यूनिट चाहिए, तो 13 + 8 हो गया 21। लास्ट बच गया केवल P4, तो P4 पिक होगा, इसको 10 यूनिट चाहिए, तो 21 + 10 31। अब एक ग्रांड चार्ट बन गया, कंप्लीशन टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस राइट राइट देखते जाना है। ठीक है, तो P1 कहाँ है, यहाँ है, P1 के राइट में 8। ठीक है, P3 के राइट में 10, तो P3 के राइट में देखो 10 कंप्लीशन टाइम, P2 के राइट में 13, तो P2 13, P5 के राइट में 21, P5 के राइट में 21 तो 21, P4 के राइट में 31 तो 31। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू CT - AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कोई बात नहीं, 8 - 1 दैट इज 7, 13 - 3 10, 10 - 6 4, 31 - 7 24, 21 - 9 12। वेटिंग टाइम आपका क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, BT इज द बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो देखो 7 - 7 0, 10 - 3 7, 4 - 2 2, 24 - 10 14, 12 - 8 4। ठीक है, अब आप एवरेज वेटिंग टाइम इनका ऐड करके निकाल सकते हो, टर्न अराउंड टाइम इनको ऐड करके टर्न अराउंड टाइम भी आप एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं, अपन लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब अगर मान लो सपोज दैट, इस एग्जांपल में क्या किया गया है, इस एग्जांपल में सबके जो अराइवल टाइम है वो सेम कर दिया, सारे प्रोसेस अराइव एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक ही टाइम पे अराइव हो रहे हैं, देखो सारे प्रोसेस एक ही टाइम पे अराइव हुए। तो अगर हम जीरो की बात करें, जीरो यूनिट ऑफ टाइम की बात करें, तो जीरो यूनिट टाइम पे पूरे प्रोसेस आ गए, P1 भी आ गया, P2 भी आ गया, P3 भी आ गया, P4 भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, P1 P2 P3 एंड P4 ऑल आर इन द रेडी क्यू, सारे के सारे रेडी क्यू में है। तो ये पूरे के पूरे कंपेयर होंगे बेटा। तो देखते हैं, अब ये पूरे कंपेयर हो रहे, तो इनमें सबसे कम बर्स्ट टाइम किसका है, सबसे कम बर्स्ट टाइम P4 का है। तो देखो पहले P4 आया, जीरो से लेकर कितना तक चलेगा, 3 यूनिट टाइम चाहिए। ठीक है, अब P4 कंप्लीट, अभी भी आपके पास रेडी क्यू में P1 P2 P3 है। अब इनमें से कंपेयर करेंगे, P1 P2 P3, सबसे कम है P1 का, इन तीनों में P1 का कम है। ठीक है, तो P1 को मौका मिला, 3 + 6 कितना होता है 9। ठीक है, 9 पे चला गया, अब बात को समझना, 9 पे गया तो P1 कंप्लीट हो गया, अब केवल P2 और P3 बचे। P2 P3 में से कंपेयर करेंगे इन दोनों में से, तो P3 का कम है 7, 7 8 से कम है, तो P3 को मौका मिलेगा, 9 + 7 16 हो जाएगा। ठीक है, और फिर लास्ट P2 बच गया, P2 को कितना चाहिए 8 यूनिट, तो 16 + 8 24 हो जाएगा। मतलब बेटा अगर फंडा क्लियर है ना, तो अब कुछ भी दे दिया जाए आपको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंप्लीशन टाइम के लिए मैंने आपको बताया, लेफ्ट राइट राइट देखते जाओ। राइट देखो, P4 का राइट है 3, तो 3 लिख दिया, P1 के राइट है 9, P1 में 9 लिख दिया, P3 का राइट है 16, तो P3 में 16 लिख दिया, P2 का राइट है 24, तो P2 के राइट में 24 लिख दिया। दिस इज कॉल्ड कंप्लीशन टाइम। ठीक है, टोटल टाइम फॉर ऑल द प्रोसेस कितना हो गया 24। पूरा टाइम मतलब टोटल टाइम हम बोले कि पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो 24 ये आपका फाइनल। ठीक है, और बाकी कंप्लीशन टाइम आप उस प्रोसेस के राइट में देखते जाओ। टर्न अराउंड टाइम इज CT - AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 9 - 0 9, 24 - 0 24, 16 - 0 16, 3 - 0 3। देन वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो 9 - 6 3, 24 - 8 16, 16 - 7 9, 3 - 3 0।
ये जो आ गया आपका एक टोटल टर्न अराउंड टाइम है, एवरेज निकालना है तो 62/4, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4 है, इसका एवरेज निकालना है तो 28/4, तो ये आ गया 7, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका कुछ, ये जो हो जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा 62/4, और वेटिंग टाइम जो कहलाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम कहलाएगा जब आप 28/4 करोगे। तो दिस इज एवरेज वेटिंग टाइम, AWT, और दिस इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ATT, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो SJF के प्रोग्राम कहना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल सी बात हो गई, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कैन बी प्रूवन टू बी द फास्टेस्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फास्टेस्ट है बेटा, क्योंकि ये क्या करता है, बर्स्ट टाइम देखता है और बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग मौका देता जाता है। तो क्या होता है, बर्स्ट टाइम जिसका कम होगा उसको मौका मतलब पहले मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे अगर अराइवल सेम टाइम पे है, ठीक है। बट इज सफर फ्रॉम वन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, हाउ डू यू नो हाउ लॉन्ग द नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट इज गोइंग टू बी। लेकिन हम कैसे निकालेंगे कि किस प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा सीपीयू बर्स्ट करने में, या कहना चाहिए सीपीयू में कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में, ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म बैच जॉब दिस कैन बी डन बेस्ड ऑन द लिमिट्स दैट यूजर सेट फॉर देयर जॉब्स व्हेन दे सबमिट देम। अगर लॉन्ग टर्म जॉब है तो ये लिमिट पे डिपेंड करता है जो यूजर ने सेट किया हुआ हो, मतलब which encourage them to set low limit, बस risk they are having to resubmit the job if they set the limit too low। लेकिन अगर यूजर ने उसकी लिमिट ही अगर कम सेट कर दी तो बट ऑब्वियस है उतने में अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो, समझ रहे हो मेरी बात को, कि यूजर ने लिमिट सेट कर दी लॉन्ग टर्म बैच जॉब्स में कि हाँ इसको इतना ही टाइम लगेगा, इसकी लिमिट इतनी ही है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम लगा तो। So, however, that does not work for short-term CPU scheduling on an interactive system। Interactive system के लिए ये तो फंडा सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन अगर हम बोले, स्टैटिस्टिकली मेजर कर ले रन टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब्स, मतलब रन टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी जॉब का रन टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टैटिस्टिकली मेजर कर ले, ठीक है। particularly if the same task are run repeatedly and predictably। But once again, that really isn't a viable option for short-term CPU scheduling in the real world। Real world problem ये भी सही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब क्या कहते हैं बार बार रिपीट हो रहा है तो आप प्रिडिक्शन तो कर सकते हो, लेकिन हर बार आपका प्रिडिक्शन सही हो ये भी सही नहीं है। मतलब कुल मिला के बात ये आ रही है कि सीपीयू बर्स्ट टाइम हम एग्जैक्ट कैसे फिक्स करें, अगर मिल जाए तब तो ये फास्टेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच इज टू प्रिडिक्ट द लेंथ ऑफ द नेक्स्ट बर्स्ट बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल मेजरमेंट ऑफ रिसेंट बर्स्ट टाइम फॉर दिस प्रोसेस। मतलब हम क्या करें, बेस्ड ऑन द हिस्ट्री हम क्या करें, प्रिडिक्ट करें कि इसको बर्स्ट करने में इतना टाइम लगेगा, इसको एग्जीक्यूट करने में इतना टाइम लगेगा। वन सिंपल एंड फास्ट एंड रिलेटिवली एक्यूरेट मेथड इज द एक्सपोनेंशियल एवरेज। हम क्या करें, उनका एक्सपोनेंशियल एवरेज ऑफ द मेजर लेंथ निकालना है, ठीक है। तो उससे कुछ सॉल्यूशन हद तक मिल सकता है। ओवरऑल देखें तो इसका मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप सीपीयू बर्स्ट टाइम या किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने का टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम कैसे निकाल पाओगे, कंप्लीट नहीं, किसी प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, ये कैसे निकाल पाओगे, ये बड़ा ही मेजर प्रॉब्लम है।